हेलो दोस्तों, मैं राजन कुमार आज आप लोगों के बीच में हूँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी के बारे में बात करने के लिए। क्योंकि काफ़ी लोग मेरे पोस्ट पे, मेरे ट्वीट पे बार बार क्वेश्चन कर रहे थे एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं सबको एक एक करके लिखता रहूँ और एक एक करके बोलता रहूँ, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है करना। तो इसलिए मैं सोचा कि क्यों नहीं लाइव आके ही मैं अपने जो व्यू हैं, जो मेरी ओपिनियन है, मैं आप लोगों के बीच में रखूं। हमारे देहात में कहावत है, कोना कोना कौन कोना तो सतोली पुतों की कोना। कहावत है कि कोना कोना कौन कोना तो सतोली पुतों की कोना। इसका मतलब होता है कि इधर का माल उधर, उधर का माल उधर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो जब सरकार हमारी बेरोजगारी, महंगाई, जब इतने सारे समस्याओं से घिरी हुई है, अर्थव्यवस्था नहीं है, अर्थव्यवस्था दम तोड़ रहा है, हर चीज़ पे घिरी हुई है, कहीं से कोई फ़ायदा हो नहीं रहा, हर जगह से सरकार जब घिरी हुई थी तो सरकार को एक एनर्जी चाहिए। अपने जो भक्त हैं उसको मोबिलाइज करने के लिए एक एनर्जी चाहिए, तो ये CAA NRC वही है। और इसको ये ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको ऐसे दिखा रहे हैं जैसे लगता है कि देश में एक रिवोल्यूशनरी आइडिया आ गया, क्रांतिकारी आइडिया आ गया। ये मतलब एक राष्ट्रवाद की तरह पेश कर रहे हैं। भैया, अगर सपोज मैं इसका अपोज समर्थन हटा दूं, ठीक है, अगर आपने NRC से लोगों को बाहर भेजा और CAA से अंदर बुला लिया, तो ये क्या इसमें रिवोल्यूशनरी आइडिया आ गया? इसमें क्या क्रांति वाली बात हो गई? ठीक है, वो सरकार का फैसला, आप किसी को अंदर लो किसी को बाहर लो, तो इसमें ऐसी कौन सी वजह हो गई कि आप इस तरह से। आज मैंने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आज भाषण दे रहे थे रामलीला मैदान में, और वो बार बार ये कह रहे थे कि मोदी को गाली दो, मोदी को जूते मारो, मोदी की मूर्तियां बना के तोड़ो, मोदी के पुतलों को फूको, लेकिन रिक्शा वाले का रिक्शा क्यों चलाते हो, झोपड़ी वाले का झोपड़ी क्यों चलाते हो। और मतलब इस तरह से प्रस्तुत कर रहे थे जैसे लग रहा है कि सारे विपक्षी जो हैं, जो सारे अपोजिशन जो हैं, वो गरीबों का हक मारने के लिए बैठी है, और भाजपा सरकार जो है, जो हमारे मोदी जी जो हैं, वो भाजपा गरीबों का कल्याण करने के लिए बैठी हुई है। इतिहास गवाह है और आप सभी जानते हैं कि भाजपा जो है पूंजीवाद की सरकार है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मोदी जी आपको पब्लिक की संपत्ति की इतनी फिक्र है, तो आप मुझे ये बताइए कि जब आपने निर्भया कांड में जो आपने प्रोटेस्ट किया था, जो रेट फेयर कांग्रेस के टाइम में शायद मेरे हिसाब से 1 या 1.5 या 2% फेयर बढ़ा था, आपने पटरियां उखाड़ के प्रोटेस्ट की थी। शायद मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन ये आपके जितने भी न्यूज़ चैनल है, आज तक, जी न्यूज़, इंडिया टुडे, TV18, BBC वर्ल्ड, जो भी न्यूज़ चैनल है, सबके लिंक पे पड़े हुए हैं, सबके वेबसाइट पे पड़े हुए हैं आपने किस तरह से प्रोटेस्ट किया था। चाहे निर्भया कांड हो, महंगाई हो, हर जगह आपने वायलेंटली प्रोटेस्ट किया। और सबसे बड़ी बात है, वायलेंटली प्रोटेस्ट करना मतलब इज़ नॉट एंटी नेशनल, इट इज़ एंगर, कि लोगों में गुस्सा भरा हुआ है, और उस गुस्सा को आप एंटी नेशनल नहीं बोल सकते। जामिया में जो हुआ या कहीं भी जो हुआ, वो एक पार्ट होता है, इट्स ह्यूमन नेचर, कि जब उसे कोई चीज़ पसंद नहीं आती है और बार बार उस पर ये चीज़ थोपा जा रहा है, ज़बरदस्ती किया जा रहा है, तो उसका गुस्सा फूटेगा। आप बर्दाश्त तब तक ही कर सकते हो जब तक आप बर्दाश्त करने लायक हो। और बार बार आप किसी को प्रेशर कुकर ही है, हम खाना बनाते हैं, अगर उसे हम ऑन करके छोड़ दें तो प्रेशर बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा, फिर वो लास्ट में जाकर ब्लास्ट करता है। तो यही चीज़ हो रही है। 6 साल से लगातार हमारा देश डेली मरे जा रहा है, हम लोग रोज़ मर रहे हैं ना। महंगाई के मार से मरते हैं, तो बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था गिरा हुआ है, ध्रुवीकरण हो रहा है, काम की चीज़ें नहीं हो रही है, बकवास सारी चीज़ें हो रही है, और ऊपर के बाद ये आपने NRC और CA ला के हम पे और थोप दिया। चलिए खैर बात करते हैं, NRC है क्या। NRC ये कहती है कि 1971 से पहले, 1951 के बाद, सॉरी 1952 के बाद, दरअसल 1952 में सबसे पहले NRC आई थी। भारतीय सरकार ने 1952 में सबसे पहले NRC लाया था, जनगणना की थी, जैसे हम जनगणना कहते हैं, सेंसस लाया था। उसके बाद ये चीज़ 1999 वापस आई, उसके बीच में NRC का कोई भी मेंशन नहीं है। और 1999 में क्यों जाके आई? 1999 में इसलिए आई थी क्योंकि जब असामी लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसी वजह से 99 में वापस जनगणना किया गया था। क्योंकि उन्होंने 71 में प्रोटेस्ट किया, 80 में प्रोटेस्ट किया, 85 में प्रोटेस्ट किया, ये बार बार प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसलिए सरकार ने 1999 में NRC को वापस लाया था।
तो एनआरसी कुल मिला के यही है कि आप भारतीय नागरिक हैं, इसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि 1971 से पहले और 1951 के बाद 1952 के बाद का आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए, चाहे आपका वोटर आईडी हो, आपका मतलब सरकारी प्रूफ जो भी होता है, बैंक पासबुक, एलआईसी वगैरह जो भी होता है, आपके पास कोई सा भी सबूत हो तो आपका नाम एनआरसी में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक था। अब लोग बात कर रहे हैं कि मैं इसका विरोध क्यों कर रहा हूँ या कुछ लोग समर्थन क्यों कर रहे हैं। विरोध समर्थन दोनों का एक अपना ओपिनियन होता है। समर्थन करने के लिए दिमाग नहीं चाहिए, लेकिन विरोध करने के लिए दिमाग बहुत चाहिए। आपके पास दिमाग होना चाहिए विरोध करने के लिए, बिना बातों खुद विरोध करता नहीं होगा। दरअसल सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जैसे मैंने बात की, सीए है क्या। जो भी इलीगल इमिग्रेंट हैं देश के अंदर, जो भी घुसपैठी जिसे हम लोग कहते हैं, उसे हम सिटीजनशिप देंगे धर्म के आधार पे। बात नंबर 1। चलो धर्म का भी बात यहाँ हटा दो। सबसे पहले हम ये जानते हैं इलीगल इमिग्रेंट होते क्या है, क्योंकि सीए जो संशोधन किया गया 2019 में, इससे पहले ये किया गया था 1955 में। तो भारत ही नहीं पूरे विश्व में, सिर्फ भारत नहीं पूरे विश्व में इलीगल इमिग्रेंट का मतलब ये होता है कोई भी व्यक्ति जो हमारे देश में आया है उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। सपोज मैं अभी यूएसए जाता हूँ, मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मैं घुसपैठी हो गया वहाँ से। या फिर मैं अगर यूएसए जाता भी हूँ और मेरे पास डॉक्यूमेंट सारे हैं, लेकिन मेरा वीज़ा का टाइम जो है वो लैप्स कर गया, तो भी मैं घुसपैठी हूँ। दो तरह से घुसपैठी हो गए। एक तो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, दूसरा आपके पास डॉक्यूमेंट है भी, फिर भी आपने वीज़ा के टाइम से आप ज़्यादा रह रहे हैं, तो फिर भी आप इलीगल इमिग्रेंट हो जाते हैं वहाँ पे। लेकिन भारत में आप कैसे हो गए, घुसपैठी कैसे होंगे? भारत में घुसपैठी ऐसे गिने जाएंगे कि जो व्यक्ति 2014 से पहले भारत में आया था और वो नॉन मुस्लिम है, तो वो घुसपैठी नहीं है, वो हमारे देश का एक सदस्य हो गया। ये मैं नहीं, ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं। मतलब रिलीजन बेस्ड सिटीजनशिप हो गया भारत के अंदर। जो हमारी ग्लोबल इमेज थी सेक्युलरिज्म की, वो अब हमारे ऐसे इमेज बन गई है कि मैं अभी पढ़ रहा था, द गार्जियन एक न्यूज़पेपर आती है, शायद न्यूयॉर्क की है, कि मतलब इंग्लिश में लिखा था कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र बनने की और अग्रसर। यूएनओ है, यूएनओ ने कहा है, यूएनओ आप तो जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। शायद जितने भी हमारे भक्त हैं, जो भी हमारे भाजपा के आदमी हैं, शायद आप लोग से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग वहाँ पे होते हैं। शायद आप लोग की मेरे ख्याल से औकात नहीं होगी कि आप वहाँ जाके जा भी सकते हैं। जो भी आप लोग भक्त लोग जो मुझे ज्ञान दे रहे थे बैठ के फेसबुक पे कि तुम एंटी नेशनल हो, तुम एंटी हिंदू हो, या जो भी तुम ज्ञान दे रहे थे, तो आप लोग की औकात नहीं है, और वो आप लोग से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल मतलब इंटेलिजेंट हैं। वो वहाँ बैठे हुए, उनका आया है कि दिस इज़ फंडामेंटली डिस्क्रिमिनेटरी। यूएनओ का बयान आया है कि इंडिया में जो सीए आया है, दिस इज फंडामेंटली डिस्क्रिमिनेटरी एंड सुप्रीम कोर्ट शुड लुक आफ्टर दिस इशू। मतलब यूएनओ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे में हस्तक्षेप करना चाहिए, वो ये फंडामेंटली डिस्क्रिमिनेटरी है। दूसरी बात, मैं ये कहता हूँ कि आप अगर माइनॉरिटी को वेलकम ही करना चाहते हैं तो आप वेलकम कर सकते हैं, कोई इसमें डाउट का बात है। लेकिन आप इसमें रोबस्ट नेशनल असेंबली सिस्टम लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं था इसके अंदर। मेरे आप लोग कहना है कि इससे मुस्लिम को कोई दिक्कत नहीं होगा। लॉजिकली लॉजिकली एंड टेक्निकली मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि भारतीय मुसलमान को कोई दिक्कत इससे नहीं होने वाला है। ठीक है, मैं आपकी बात एग्री कर गया, लेकिन साइकोलॉजिकली उन पे इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि हम जो है रिलीजन टेस्ट किसी का ले रहे हैं कि भैया आप इसी देश में रह के हम ये कह रहे हैं कि हिंदू, बौद्ध, मुसलमान, जैन, सॉरी हिंदू मतलब नॉन मुस्लिम जो भी हैं वो देश में आइए, और जो भी मुसलमान है वो नहीं जाइए। वाशिंगटन पोस्ट का आपने नाम सुना होगा, उसके हिसाब से 200 मिलियन मुसलमान जो हैं भारत में, उनको एनआरसी के अंदर एनआरसी के वो अंदर आ जाएंगे और उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा। मतलब मेरे हिसाब से 200 कितना 20 मुसलमान हो गए, मतलब मुसलमान की आधी से ज़्यादा जनसंख्या। क्योंकि 1971 के बाद जो बंटवारा हुआ था, सॉरी 1947 के बाद जो बंटवारा हुआ था, जब यहाँ के लोग वहाँ के लोग यहाँ आए थे, तो काफ़ी डॉक्यूमेंट जो है मिट चुका था, ख़त्म हो गया था। तो 1952 में जो सेंसस आया, जो एनआरसी आया, तो काफ़ी लोगों के पास वहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं थी। तो जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थी लेकिन वो तो भारत आए, तो क्या वो भारत के नागरिक नहीं हो गए? तो वो किस आधार पर ये साबित करेंगे कि मैं भारत का नागरिक हूँ?
बाढ़ आता है, भूकंप आता है, कुछ भी आता है, प्राकृतिक आपदा आता है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट गुम हो जाते हैं, तो किस आधार पर ये आप साबित करेंगे कि हाँ आप भारत के नागरिक हैं? सवाल तो आपको होना चाहिए, आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ 3 देश ही क्यों? मतलब सरकार ने इसके पीछे ये वजह दिया है कि जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और अफ़गानिस्तान है, हम यहाँ के माइनॉरिटी को, परसिक्यूटेड माइनॉरिटी को, ठीक है, उनको हम सिटीजनशिप देंगे। जो पहले सिटीजनशिप की ये सीमा थी कि अगर आप 11 साल से भारत सरकार की सेवा में हैं या भारत में हैं और तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप भारत में अगर आप 5 साल से हैं और आप नॉन मुस्लिम हैं तो आपको सिटीजनशिप मिलने में भाई साहब दिक्कत नहीं होगा। तो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी सिर्फ 3 देश में नहीं है, म्यांमार भी है, भूटान में भी हिंदू रहते हैं। अगर आप हिंदू की ही बात कर रहे हो तो भूटान में भी हिंदू होता है। और जो बौद्धिज्म है वहाँ हिंदू के हिंदू को वहाँ सताया जाता है, तिब्बत में सताया जाता है, श्रीलंका में सताया जाता है। तो फिर वो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी नहीं हुए क्या? तो वो तो हमारे पड़ोसी देश हैं। ऐसा तो है नहीं कि भूटान हमारे देश से काफ़ी दूर है, 7 समुद्र पार करना पड़ेगा। ये बगल में भूटान, ये बगल में तिब्बत, ये बगल में श्रीलंका। तो अगर आपने ये कहा कि हम अपने नेबर के जो 3 जो देश हैं, उन्होंने कहा कि हाँ ये इस्लामिक देश है। एक रीजन सरकार ने दिया था कि इन 3 देशों ने अपने आप को इस्लामिक देश साबित कर दिया है, इसलिए हम जो यहाँ पे जो हिंदू हैं या जो नॉन मुस्लिम हैं उनको हम वेलकम करते हैं। तो 52 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने आप को इस्लामिक देश घोषित कर दिया है। तो उन 52 देशों का आपने हिंदुओं को क्यों छोड़ दिया? आखिर उनसे आपकी क्या दुश्मनी है? शायद पॉलिटिकल एजेंडा आपका होगा कि उन देशों के हिंदू को बुला के मुझे फ़ायदा तो है नहीं, यहाँ से बुलाऊंगा तो भैया घुस हिंदू मुसलमान ज़्यादा होगा तो शायद मुझे वोट ज़्यादा आ सके। टोटल राजनीति जो होती है, देखो बात है ना, आप कोई भी लॉ लाते हो उससे किसी भी देशवासी को दिक्कत नहीं हो सकता, लेकिन तब तक जब तक आप उस पर राजनीति नहीं घुसाओ। जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, बहुत विरोध हुआ, काफ़ी विरोध हुआ था। लेकिन विरोध किसका होता था? भ्रष्टाचार का, रेप का, महंगाई का, इनका इनका विरोध होता था। जो लॉ पास करते थे कांग्रेस वाले उनका कभी विरोध नहीं हुआ, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता था, कंट्रोवर्सी उसके अंदर नहीं होती थी। पिछले से 6 साल से जो भी लॉ आ रहा है, चाहे नोटबंदी आए, जीएसटी आए, सीए एनआरसी आ जाए, जो भी आप लेके आ रहे हैं, हर चीज़ पे कॉन्स्पिरेसी क्रिएट होती है। और आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करती है, तो सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की भी थी। और अब आपकी सरकार मिला के लगभग 26-27 साल भारत में नॉन कांग्रेसी सरकार रह चुकी है। और ऐसा कभी नहीं था कि कांग्रेस ने सभी सरकारों का विरोध किया। तो मेरे हिसाब से जो हमारा ग्लोबल इमेज बना कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, भारत एक सेकुलर कंट्री है, जो एक हमारा इमेज था, जो हमारा संविधान भी में लिखा हुआ है, उसको तो आपने नष्ट कर दिया। क्योंकि फॉर यूएनओ हो चाहे यूएसए हो, आप हमारे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना है, सुप्रीम कोर्ट को इसमें मतलब आपने कहा था ना कि विदेश में डंका बजेगा, तो भाई साहब आपने बिल्कुल डंका बजा दिया, इसमें कहीं से कोई डाउट की बात नहीं है। अब मुद्दे पे आते हैं। सिर्फ 6, मेरे हिसाब से जो 3 देशों में आपने किया था, तो सिर्फ 3 देश क्यों? सिर्फ 6 कम्युनिटी ही क्यों? अगर आपको माइनॉरिटी की इतनी फिक्र है तो फिर 6 ही कम्युनिटी तो है नहीं, और भी कम्युनिटी हैं, अहमदिया हैं और कोई भी कम्युनिटी है, अब उनको आपने क्यों छोड़ दिया? और सिर्फ रिलीजियस परसिक्यूशन ही क्यों? होता है ना, पॉलिटिकल परसिक्यूशन भी होता है, रेसिस परसिक्यूशन भी होता है। अगर आपको इतनी ही फिक्र है सबकी, आपको मानवता की फिक्र है, आप कहते हो मैं सबका साथ सबका विकास लेके चलता हूँ, तो सिर्फ धार्मिक परसिक्यूशन ही क्यों? धार्मिक प्रताड़ित ही आदमी क्यों? क्या राजनीतिक प्रताड़ित आदमी नहीं होता है? क्या रेसिस बेसिस प्रताड़ित आदमी नहीं होता है? बात 1906 की है, दक्षिण अफ्रीका की बात है। गांधी जी और हाजी अली साहब, इन दो की कहानी है। उस टाइम भी एक विधेयक पास हुआ था साउथ अफ्रीका में कि जो भी एशिया के लोग हैं, जो एशिया से आए हैं, उनको अपना वापस डॉक्यूमेंट जमा करके, उनको अबाउट एनआरसी था, उनको फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा। और काफ़ी उसमें लोचा था, और उस टाइम डॉक्यूमेंट सबके पास होता नहीं था। तो ये विधेयक जो है 20 अगस्त 1906 को पास हो गया था कि जो भी एशियन कंट्री के लोग हैं, खास करके साउथ एशियन कंट्री के जो लोग हैं, तो खास करके उसमें तो वही जो हमारे देश से आ गए, उनको अपना वापिस से सिटीजनशिप जो है प्रूफ करना होगा। ये दक्षिण अफ्रीका में विधेयक पास हुआ था 1906 में 20 अगस्त को। 8 सितंबर 1906 को मीटिंग होती है जिसमें गांधी जी और हाजी अली साहब भी उसमें आते हैं। तो हाजी अली साहब ने कहा कि हमें इसका विरोध करना पड़ेगा और हमें ईश्वर की शपथ लेके इसका विरोध करना पड़ेगा। तो गांधी जी स्तब्ध रह गए
कि ईश्वर की शपथ बोलना मतलब एक बहुत बड़ी बात हो गई। हम उनकी शपथ झूठा नहीं खा सकते हैं। उनके मन में आया, उन्होंने मन में ये कन्विक्ट किया कि अब तो मुझे विरोध करना ही पड़ेगा अच्छे से। उसके बाद जो हुआ वो तो इतिहास गवाह है कि गांधी जी ने डंडे के दम पे दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों को भगाया। सिर्फ भारत की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो हंसी इस बात पे आती है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं, आज वही लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए बोल रहे हैं, वही लोग हिंसक प्रदर्शन का विरोध कर रहे हैं, जो कहते थे कि चरखे से आज़ादी नहीं आई। चरखे से आज़ादी नहीं आए और आप कह रहे हो कि अभी चरखा ही चलाओ। तो ये दो मुंही बातें क्यों करते हो भाई? दिक्कत एनआरसी सीए से नहीं है, दिक्कत है हमारी इमेज से। जो हमारा एक इमेज जो विश्व में बना हुआ था सेक्युलर इमेज का, आपने उसको धूमिल कर दिया। आप रिलीजियस टेस्ट के बेसिस पे सिटीजनशिप नहीं दे सकते हो। दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये संविधान के हिसाब से ही नहीं है। अगर आपको माइनॉरिटी का अगर आप माइनॉरिटी का ख्याल नहीं रखते, अगर आपके मन में वाकई माइनॉरिटी की ख्याल होती, तो आप परसिक्यूटेड माइनॉरिटी काफ़ी देश में है, और सिर्फ 3 देश में ही नहीं है। ये तो आपका एजेंडा हो गया ना कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन तीनों में मुसलमान बहुत ज़्यादा है, तो हम यहाँ से हिंदुओं को लेके आएंगे। हिंदू कम है यहाँ पे। हम यहाँ से हिंदुओं को लेके आएंगे तो हमारा वोट बैंक बनेगा, और जो हमारे देश के हिंदू सोचेंगे कि भाई हमारी सरकार जो है हिंदुओं की सरकार है। और होता ये है ना कि आपने उसका नाम सुना होगा, जॉन मेल यूटिलिटेरियनिज्म जो था, आपने उसका नाम सुना होगा। उसमें ये था कि मेजोरिटी को खुश करने के लिए माइनॉरिटी को दबाया जाता था। उनका एक सिद्धांत है कि जब मेजोरिटी को खुश करना हो तो माइनॉरिटी को दबा दो, उससे मेजोरिटी खुश होगी और तुम्हारा राजनीतिक लाभ जो है वो हमेशा चलता रहेगा। मुझे लग रहा है कि भारत में ही लागू हो गया अब, कि मेजोरिटी को खुश करने के लिए माइनॉरिटी को दबाया जा रहा है। और आप सवाल करोगे तो ये बोलेंगे कि इसमें मुसलमान को दिक्कत क्या। भारत के आज़मी में भाषण सुना था मोदी जी का। मोदी जी कह रहे थे कि अपोजिशन जो है वो माइनॉरिटी को भड़का रही है, सो हमारे देश के तमाम मुसलमानों को दिक्कत नहीं होना है, ऐसा हमारे मोदी जी कह रहे थे। मैंने आपको पॉइंट बताया ही कि जब से सेंसस आई 1951 में, उसके बाद और उससे पहले जो पार्टीशन हुआ था, काफ़ी हिंसक पार्टीशन हुआ था। कई ऐसे लोग हैं जिनका दस्तावेज गुम हो गया। तो जिनका दस्तावेज गुम हो गया उसमें जो नॉन मुस्लिम है उसको तो आप सिटीजनशिप दे दोगे, और जिनके पास दस्तावेज नहीं है आप उसको बाहर निकाल दोगे, तो वो कहाँ जाएंगे? आखिर 200 मिलियन मुसलमान जो स्टेटलेस हो जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? डिटेंशन सेंटर में। असम में विरोध शुरू हुआ था, और असम सबसे बड़ा बात है कि जो रिसोर्स क्रंच होगा हमारे देश में, आप बाहर से लोगों को लेके आओगे। हमारे देश में पहले ही इतनी ज़्यादा भुखमरी, बेरोजगारी, कुपोषण, हर बीमार, मतलब हर चीज़ से ग्रस्त है। हम ऐसे ही परेशान है, ऊपर से बाहर के लोगों को और ले आओगे तो रिसोर्सेस क्रंच जो होगा वो कहाँ से फुलफिल करेंगे हम? किसी भी और किसी भी चीज़ को लागू करने से पहले हम अपनी स्थिति परिस्थिति देखते हैं। जैसे हम घर में, मान लो अपने घर में हम टीवी लेके आए, फ्रिज लेके आए, गाड़ी लेके आए, कुछ अच्छा लेके आते हैं तो पहले परिस्थिति देखते हैं कि हम इसको मेंटेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वरना आजकल तो हर आदमी BMW ऑडी खरीद लिया होता। हर कोई खरीद सकता है ना, ऐसा तो है नहीं कि हाँ ऑडी BMW 10 20 30 करोड़ की आती है कि खरीद नहीं सकता, 20 25 30 40 लाख की आती है हर कोई खरीद सकता है। ये आदमी क्यों नहीं लेता कि हम इसे मेंटेन कर सकते हैं या नहीं मेंटेन कर सकते। रिसोर्सेस क्रंच इसे ही कहते हैं कि हमारे पास जो रिसर्च है वो दब जाए, वो टूट ना जाए जो हमारे पास ऑलरेडी है। तो हमारा जो आसाम था उसका जो कल्चर था, हुआ ये एक्चुअली ये ड्रामा शुरू कहाँ से हुआ, मैं ड्रामे बात करता हूँ। बात असम की है। असम में बहुत दिन से इस पर रेवोल्यूशन चल रहा था, काफ़ी दिनों से चल रहा था। 1955 के दशक से ही चल रहा, लगातार चलता आ रहा, चलता आ रहा, चलता रहा। इसमें 99 में जाकर एनआरसी बना, मैंने आपको बताया है। तो असम में हमारे जो शाह और मोदी की जो जोड़ी है, जिसे कन्हैया कुमार ने कहा था रांगा बिरला की जोड़ी, जो ये जोड़ी है, इनको लगा था कि एक्चुअली क्या है ना कि एक वोट बैंक की राजनीति है। सबसे पहले आप इसको समझिए। जो भी बाहर से घुसपैठियाँ हैं, जो भी बाहर से घुसपैठियाँ हैं वो नॉन बीजेपी वोटर हैं। ये बीजेपी को अच्छे से पता है। और ख़ास करके जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुसलमान लोग हैं, वो नॉन बीजेपी हैं, वो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, वो उनको अच्छे से पता है। तो असम में क्या हुआ कि इनका कैलकुलेशन था कि लगभग लगभग 20 लाख मुसलमान जो है ये घुसपैठी हैं, इन्हें हम बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे ममता का, टीएमसी का और कांग्रेस वामपंथी जो जिसका वोटर है वो वोट खत्म हो जाएगा, हम इसे लंका फतह आराम से कर लेंगे। जो इनका सोच था हुआ उल्टा। 1600 करोड़ रुपए खर्च हुए, एनआरसी लागू किया। जब वापस से सब कुछ जनगणना किया, जब संदेश मिला तो मालूम चला
कि मुसलमान तो कम ही थे, मैक्सिमम हिंदू थे, वो भी बंगाली हिंदू। अब असामी लोग इसी बात का, अब ये बंगाली हिंदू थे, अब एनआरसी जब लागू हो गया उसके बाद फिर सरकार ने सोचा कि अब तो ये मतलब गलत हो गया, अब हम इन्हें वापस भेजेंगे तो हमारे तो वोट ऐसे ही कम हो जाएंगे। उन्होंने क्या किया, सीएए ले आया कि हम मुस्लिम को बाहर फेंकेंगे जो घुसपैठी हैं, और जो घुसपैठी नहीं है, जो नॉन मुस्लिम है उसको हम अंदर ले आएंगे। हाँ कन्हैया कश्यप जी, बिल्कुल आपने कहा है, इसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड। आपने बिल्कुल सही कहा, इसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड, कि पहले अंदर वाले को बाहर फेंको, फिर बाहर वाले को अंदर ले आओ धर्म के आधार पे। पहले उसे घुसपैठी बोल के बाहर फेंक दो, फिर उसका धर्म लेके उसे अंदर ले लो। हम हिंदू राष्ट्र में नहीं रह रहे हैं, हम सेकुलर देश में रह रहे हैं, और भारत की इमेज जो है वो सेकुलर ही है। इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। आप जो भी कट्टरपंथी जो भी देश है, आप क्या चाहते हैं कि भारत को सीरिया बना दिया जाए? आप क्या चाहते हैं कि भारत को नाइजीरिया वाला हाल हो जाए? आप क्या चाहते हैं कि भारत का हाल जो है युगांडा वाला, जो भी मुस्लिम कंट्री है, क्या नाम है, कॉन्गो, गामीबिया, जो भी इस्लामिक देश है, आप चाहते हैं कि भारत का हाल वही हो जाए? अगर आप उससे कंपेयर कर रहे हो, मेरे ख्याल से 2014 से पहले हम पाकिस्तान से अपना कंपेयर नहीं करते थे, कि हमारा कंपेयर होता था चीन से, यूएसए से। वी वी आर ग्रोइंग इकोनॉमी, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने जा रहे थे, तो हमारा कंपेयर उनसे होता था। आज के डेट में हमारी जीडीपी पाकिस्तान से भी कम हो गई। वो कहता है ना कि तुम किसी मुल्क, मतलब किसी मुल्क से अपने आप को जोड़ोगे तो तुम भी मुल्क ही बन जाओगे, वही हाल हुआ। कंपेयर करना चाहिए था हमें चीन से, यूएसए से, तब कंपेयर शुरू हो गया पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से। क्या मतलब बनता? बांग्लादेशी टका हमसे मजबूत हो गया, पाकिस्तान का जीडीपी हमसे मजबूत हो गया, और विदेश में डंका हमारा और बज रहा है। तो कुल मिला के यही बात है कि जो हमारा देश का सौंदर्य है, जो डाइवर्सिफाइड जो सौंदर्य है हमारा, जो सेकुलर कंट्री है, इस इमेज को ख़राब नहीं होना चाहिए था। और जो भी ये आपने प्लान लाया है, ये कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए एक्चुअली प्लान लाया गया था। एक्चुअली जब राम मंदिर का फैसला आया तो कोई दंगा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जो कि बीजेपी के मैनिफेस्टो के अगेंस्ट हो गया ना। वो दिखाने वाला मैनिफेस्टो नहीं, जो बीजेपी आपको मैनिफेस्टो दिखाती है कि हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, वो मैनिफेस्टो नहीं, जो अंदर वाली मैनिफेस्टो है कि दंगा होगा तो वोट मिलेगा। तो दंगा करवाना था, इन्हें पता था कि हम ऐसा करेंगे तो दंगा फैलेगा ही फैलेगा, इसीलिए ये लाया गया है। अ, हमारे अ, युवा मोर्चा का अध्यक्ष हैं शायद भाजपा के, गुंजन कुमार जी, ये कह रहे हैं कि सेकुलर है ना तो धर्मपुर के मियाँ जिसको रहने के लिए घर नहीं है उसको अपने घर में रहने दीजिए। भाई उसका घर वहाँ बना हुआ है, मैं उसको अपने घर में क्यों रखूँ? मेरे पास ऑलरेडी घर छोटा है, तो मैं बाहर वाले घर में क्यों बोला? मैं आपसे तो ये तो तब से कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं मियाँ की बात, मैं कह रहा हूँ किसी भी लोग की बात, ये तो फर्क आ रहा है मेरे आप में कट्टरपंथी है, मेरे में कट्टरपंथी नहीं है। मैं मियाँ हूँ, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, मैं उसे अपने घर में क्यों रखूँ? और मैं यही बात तो आपसे भी कह रहा हूँ कि मैं हम अपने देश में बाहर वालों क्यों रखेंगे? जो घुसपैठी है उसे बाहर निकालिए ना, उसे अंदर क्यों ला रहे हैं? और अंदर आप धर्म के आधार पर कैसे लेके आ सकते हैं? हमारा संविधान जब लिखा गया था तो ये एक सेकुलर देश है, ऐसा लिखा गया था, ऐसा नहीं लिखा गया था कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र है। और अगर आपको कट्टर देशी बनाना है, अगर आप कट्टरपंथी को पसंद करते हैं, तो फिर आप में और आईएस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रह गया। वो भी कट्टर, आपने सीरिया का कंत तो सुना ही होगा ना, कट्टरपंथी से ही बात शुरू हुई थी और कट्टरपंथी में देश जाकर समाप्त हो गया वो। चाहे जो भी देश है, आप अब 52 इस्लामिक देश है जिसके बारे में आप बात करते हैं, जो अपने आप को, जिसके बारे में मोदी जी कह रहे थे कि ये 3 देश जो हैं ये अपने आप को इस्लामिक देश घोषित कर चुके हैं, इनके संविधान में लिखा हुआ है, ऐसा अमित शाह जी ने कहा, ऐसा मोदी जी ने कहा। आपने गलत कहा मोदी जी, अमित शाह जी। 52 ऐसे देश हैं, और 52 देश में माइनॉरिटी को परेशान किया जा रहा है। तो लेकिन आपने ठेका सिर्फ 3 देश का ही क्यों लिया? बाकी देश का ठेका कौन लेगा? जब आप अपने आप को राष्ट्रीय सॉरी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू नेता साबित करने के ऊपर जब लगे हुए हो कि मैं सिर्फ भारत का नहीं, मैं पूरे विश्व का हिंदू नेता बन जाऊँ, तो सिर्फ 3 देश से क्यों? ताकि कॉन्फ्लिक्ट हो सके। तो मेरा पॉइंट बस यही था कि सिर्फ 3 देश क्यों, सिर्फ 6 कम्युनिटी क्यों, और सिर्फ रिलीजियस परसिक्यूटेड आदमी ही क्यों? मेरा बस यही पॉइंट है कुल मिला के कि सिर्फ 3 देश क्यों, सिर्फ 6 धर्म ही क्यों, और सिर्फ रिलीजियस मतलब धार्मिक सताया हुआ व्यक्ति ही क्यों? राजनीतिक सताया हुआ भी व्यक्ति होता है, रेसिस्ट भी होता है, तो सिर्फ वो ही क्यों? इसलिए धर्म के आधार पर जो राजनीति, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि धर्म के नाम पर राजनीति क्यों होती है, ताकि उच्च नीच जो है, जो मुझे समझ में आता है, जो मैं सोचता हूँ,
ये कोई कांग्रेस का स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि जो ऊंच नीचता जो होती है उसे बरकरार रखने के लिए ही ये धर्म की राजनीति खेली जा रही है, ताकि इसको बरकरार रखा जाए। जो वापस से जो ट्रेंड था हमारा, आई मीन 200 BC में, 300 BC मतलब ईसा पूर्व में जो ट्रेंड था हमारा था, उस ट्रेंड को वापस स्थापित करने के लिए ही मेरे हिसाब से ये किया जा रहा है। बाकी आपको तो पता ही होगा क्या है क्या नहीं है। खैर यही बात है, सबसे बड़ी बात है कि देखिए इसका कंक्लूजन यही है कि जो हमारा इतिहास था, जो हमारा पार्टीशन हुआ था, अमित शाह जी ने कहा कि उसे हम सही करने के लिए कर रहे हैं। आप सही क्या करना चाहते हैं? हमारा पार्टीशन जो हुआ था पाकिस्तान का धर्म के नाम पे, हमारा सेकुलर के नाम पे, तो क्या आप सही करके इसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? आप सही क्या करना चाहते हैं फिर? हाँ, एक झूठ और अमित शाह जी ने कहा था, मैं ये बात तो बोलना ही भूल गया कि मैं उनकी भाषण सुन रहा था उस दिन। उन्होंने कहा था कि जो पार्टीशन हुआ था कांग्रेस के, उनसे सवाल कहा गया कि आप सीए एनआरसी क्यों लेके आ रहे हो। उन्होंने कहा ये कांग्रेस की विफलता का कारण है, कांग्रेस ने बंटवारा किया था, कांग्रेस ने ये किया था, मतलब हर काम तो कांग्रेस ही करती है अमित शाह जी के हिसाब से। तो कांग्रेस की विफलता का कारण ही हमें ये लागू करना पड़ रहा, वरना हम लागू नहीं करते। सबसे पहली बात, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मैं आपको विद प्रूफ बोलता हूँ कि देश के बंटवारा में 3 शक्ति हावी थी, 3 शक्ति। ये आप इसको, क्योंकि देखिए मैं भक्त हूँ नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, किताबें पढ़ लेता हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं खुद ही को किताब लिखता हूँ और किसी एक राइटर की किताब पढ़ता हूँ, डिफरेंट राइटर की किताब पढ़ता हूँ। आप कोई सी किताब उठा के पढ़ लीजिए, जो मर्जी आपकी वो मर्जी किताब उठा के पढ़ लीजिए, चाहे वो किसी किताब पढ़ लीजिए 1930 से 1960 के बीच में, ये 30 साल के बीच में किसी भी राइटर की आप किताब उठा के पढ़ लीजिए, उसमें आपको समझ ये आएगा कि 3 शक्तियाँ थी जो भारत को बांटना चाहती थी। पहला, संघ, टू नेशन थ्योरी। सबसे पहले जो गोवलकर के जो वर्कर थे, सावरकर जी, जो गोवलकर के जो वर्कर थे सावरकर जी, इन्होंने पहले टू नेशन थ्योरी दी थी सबसे पहले। इनका विश्वास था कि भारत में हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो धर्म के नाम पे देश अलग हो। ये मैं नहीं, आप अगर बंच ऑफ थॉट पढ़ ले गोवलकर साहब का, उसमें ये बात उन्होंने लिखा है। सावरकर जी ने ये बात कहा था, ये तो आपको सबको पता है। तो ये टू नेशन थ्योरी का तो सबसे पहले आपने उठाया, क्योंकि कुछ लोग क्लेम करते हैं ना, मैं बता रहा हूँ। तो पहला ताकत था संघ, दूसरा ताकत था मुस्लिम लीग, क्योंकि जिन्ना साहब को प्रधानमंत्री बनने का बहुत शौक था, टैलेंट नहीं था। होता है ना कि मुझे नेता तो बनना है, लेकिन मैं नेता बन नहीं सकता क्योंकि मेरे कर्म ऐसे नहीं हैं, तो मैं क्या करूं, मैं विपक्षियों को बदनाम करना शुरू करूंगा, जो काम मोदी जी अमित शाह करते हैं। अपना काम तो कुछ भी नहीं है। कोई भी भाजपा कार्यकर्ता मुझे आके ये नहीं बता सकता कि जो बेसिक मुद्दे हैं, जो बेसिक मुद्दे हो गए, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, जो अपना जो भी बेसिक मुद्दे हो गए उसमें कुछ सुधार हुआ, ये आप नहीं बता सकते। आप क्या बताएंगे? मैंने पूछा मोदी जी क्या किए, तो बताएंगे नोटबंदी की है, जीएसटी लेके आए, तो सीए ले आए, एनआरसी ले आए, ये क्रांतिकारी रिवोल्यूशन, ये क्रांतिकारी आइडिया था मोदी जी का। ऐसे देश मैंने कहा क्या बदल गया भाई, ऐसे देश में क्या, देश में क्या बदल गया? नोटबंदी लाए, सारे नोट बैंक में वापस हो गए, जीएसटी लाए तो अर्थव्यवस्था चौपट कर दिया, सी एनआरसी लेके आए, अब पब्लिक प्रॉपर्टी जलाई जा रही है, लोग रोड पे आ गए हैं। तो ये क्रांतिकारी आइडिया आप इसको कैसे मान लेते हो? तो एक था संघ, दूसरा था मुस्लिम लीग, और तीसरे थे, क्योंकि उस समय अमेरिका और इंग्लैंड तीनों राइजिंग पावर थे, तो इन तीनों को भारत पे कंट्रोल चाहिए था। और नेहरू उस टाइम रूस में जो है समानतावाद का, आपको पता है कि कम्युनिस्ट का समानतावाद का उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रचंड चल रहा था, तो काफ़ी लोग उसे इन्फ्लुएंस, इकोनॉमी को ज़्यादा पसंद करते थे। तो जो इंग्लैंड, जो अपना हम जो ब्रिटिश, हम जो हमारे देश छोड़े थे, उन्हें पता था कि नेहरू के हाथ में सत्ता रही तो ये हमारा इस पर कब्जा हो नहीं सकता। इन्हें साउथ एशिया के राजनीति में अपनी पकड़ चाहिए थी, इनको मोहरा चाहिए था, इसलिए इन्होंने देश को बांटने में सहायक किया। तो 3 शक्ति थी, संघ, मुस्लिम लीग और ये यूएसए यूके, इन तीनों का रोल था। और जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने देश को बांटा, तो नेहरू जी यूएन तक चिट्ठी लिख के दिए थे, उसका प्रूफ आपको गूगल पे हर जगह मिल जाएगा। चाहे आप यूएनओ के वेबसाइट पे जाइएगा, आपको वहाँ पे उसका प्रूफ मिल जाएगा। चाहे आप लास्ट गवर्नर ऑफ जो भी ब्रिटेन है, हालांकि देश उन्होंने ही बांटा था,
उनका ही आइडिया था, लेकिन आप उनकी भी किताब पढ़ लीजिएगा तो आपको ये चीज़ें आपको तथ्य मिल जाएगी। तो ये तो बिल्कुल सरासर झूठ बोले थे अमित शाह जी कि हाँ कांग्रेस ने देश को बांटा है। देश को बांटने में तो आप ही का हाथ था, संघ का हाथ था। देश को बांटने में मुस्लिम लीग का हाथ था। देश को बांटने में जो इंग्लैंड जो अंग्रेज हो गए इनका हाथ था। फिर आप कहते हैं कि एग्जाम्पल दे रहे थे कि जब कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था तो कांग्रेस ने भगाया। कश्मीरियों पंडित को भगाया गया था 90 के दशक में, गैर कांग्रेसी सरकार थी। और उस टाइम जगमोहन जी गवर्नर थे कश्मीर के, जो कि एनडीए के बाद में कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। और उन्होंने कश्मीरी पंडितों को जाके कहा था कि तुम भाग जाओ, इन मुसलमानों से मैं बात कर लूँगा। और ये दंगा भड़का क्यों था कश्मीरी पंडित वाला? भड़का इसलिए था कि जगमोहन जी ने वहाँ पे, एक कोई मुसलमान था, अलगाववादी का नेता होगा, भगवान जाने वो अच्छा था या बुरा था, जो भी था मुझे पता नहीं कैसा था, लेकिन हाँ उसको फांसी दिया गया था, इसलिए वहाँ पे दंगा भड़का था इतना ज़्यादा। और दंगा भड़कने के बाद कुछ मुसलमान दंगा कर रहे थे तो कुछ मुसलमान दंगा नहीं भी कर रहे थे, जो कश्मीरी पंडित के सहायता के लिए एक बोर्ड बना के उनके सामने आए थे कि हम आपकी रक्षा के लिए हैं, आप यहीं रहिए, ये देश आपका है। लेकिन उसके बाद जगमोहन जी ने कहा था कि तुम इनकी बातों पर विश्वास नहीं करो, क्योंकि अब जो भी, अब मान लो नक्सली हैं या संघ है, तो ऐसा तो है ना कि सारे संघ ही हैं, ऐसे नक्सल ही हैं। है ना कि डाइवर्सिफिकेशन हमारे यहाँ भी धर्म में बहुत ज़्यादा है। तो हर धर्म में डाइवर्सिफिकेशन होता है, सिर्फ हिंदू में नहीं होता है। तो कुछ मुसलमान थे जो अलगाववादी थे, जो आतंकवादी थे, लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे भी थे जो अलगाववादी आतंकवादी नहीं थे, जो मैक्सिमम थे। और अब कम लोगों के पास हथियार है तो वो ज़्यादा को तो कब्जा कर ही लेंगे। तो वो मुसलमान जिनके पास हथियार नहीं था, जो भारत सरकार के साथ थे, वो आगे आए थे और उन्होंने कहा था कि आप कहीं को जाने की जरूरत नहीं है, हम आपकी रक्षा के लिए हैं। जिस पे जगमोहन जी जो केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने ही भड़काया था कि नहीं तुम चले जाओ और हम इन लोगों से निपट लेंगे। और ये दंगा भड़कने के पीछे कारण भी क्या था, तो फांसी क्यों मिली थी मैं आपको बता देता हूँ। शायद जमीन का मुद्दा था। जो कश्मीर की बिकती उगती नहीं है, दाने देती है, वो कश्मीर सरकार की ज़मीन होती है। कश्मीर में मुसलमान ज़्यादा हैं। अब क्यों ज़्यादा है ये तो मतलब ज़्यादा है तो ज़्यादा, आप बोलो क्यों ज़्यादा है, पहले वहाँ हिंदू थे, पहले ये थे वो थे, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मोटा मोटी जो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, कश्मीर में मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे जो ज़मीन थी, जो सरकार की ज़मीन थी, वो अमरनाथ शिरडी बोर्ड को दे दिया गया। शिरडी बोर्ड जो होता है उनको ज़मीन दे दिया गया। तो मुसलमान में असंतोष भड़का कि भैया तुम धर्म के नाम पे ज़मीन तो दे रहे हो, तो तुम हमें ज़मीन क्यों नहीं दे रहे हो। तो उसी का प्रोटेस्ट करने के लिए एक आदमी बाहर आया। तो अब प्रोटेस्ट करने बाहर आया तो उसके संगति हो गई अलगाववादी, जो भी थे अलगाववादी थे, आतंकवादी से उनके वो क्लच में, मतलब उनके संपर्क में वो आ गया। संपर्क में आने के बाद उसने ऐसे आंदोलन किए जो कि देश हित में नहीं था। ये बात मैं भी मानता हूँ कि वो बिल्कुल देश हित में नहीं था और उसे फांसी मिलनी भी चाहिए थी, मैं इसका बिल्कुल समर्थन करता हूँ। लेकिन मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि हाँ दंगा भड़का क्यों था, क्यों वहाँ पे झगड़ा हुआ था। कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हुई थी, वहाँ पे भी संघ था। अगर आप जगमोहन जी वहाँ पे दंगा नहीं भड़काते हैं, अगर आप वहाँ पे कंट्रोल करना चाहते हैं तो वहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन आपने तो कहा कि तुम देश छोड़ के चले जाओ, और देश छोड़ के चले जाने के बाद आप कह रहे हो कि कांग्रेस ने वहाँ से भगा दिया। भैया सरकार गैर कांग्रेसी की थी, गवर्नर बीजेपी का था, तो भैया कांग्रेस ने वहाँ कैसे भगा दिया? सवाल तो यहीं पर ही उठता है। तो हर जगह आप बस झूठ और भ्रम फैलाते रहते हो। कुल मिला के बस यही बात है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि भारत जो है एक सेकुलर देश है, धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं होनी चाहिए, वरना कुछ लोग तो खुश हो रहे हैं। मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण ब्राह्मण भूमियार से बिलोंग करता हूँ, जिसे कहा जाता है कि हिंदू में उच्चतम जाति कही जाती है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन ही जाएगा तो मेरा तो उसमें बहुत फ़ायदा है। तो आखिर मैं क्यों विरोध कर रहा हूँ इसका? विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र तो बन जाएगा, लेकिन फिर हमारा जो सुविधाएं हैं, जिस गति में देश आगे बढ़ रहा था, वो फिर पीछे चला जाएगा। गृह युद्ध होगा, झगड़े होंगे, तो आदमी घर से निकल ही नहीं पाएगा। तो हिंदू राष्ट्र बना के फिर फ़ायदा क्या हो जाएगा? जो भी सेकुलर कंट्री है, हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। हमेशा मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, उनका विज़न यही होता है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। तो मैं आपसे कहता हूँ कि विश्व में जो भी विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री जो भी है, क्या वो इस्लामिक राष्ट्र है या क्रिश्चियन राष्ट्र है, ये यहूदी, ऐसा कोई है क्या? सारे के सारे सेकुलर कंट्री ही हैं।
आप जान जाइए, जहाँ पे भी कट्टरता हावी होती है वहाँ पे कोई सी भी कंपनी इन्वेस्ट नहीं करती है। कंपनी इन्वेस्ट नहीं करेगी तो आपके पास प्रोडक्ट नहीं आएंगे, इंफ्रा नहीं आएगा, पैसा का रोटेशन नहीं होगा, आपका इकोनॉमी ठप हो जाएगा, इकोनॉमी ठप हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो लोगों के पास पैसे होंगे नहीं खर्च करने के लिए। सुविधा तो सबको चाहिए, तो फिर वो अपराधी बनेंगे, फिर पिस्टल लेके घूमेंगे, गोली लेके भरेंगे, तो सीरिया बन जाएगा। और वही भारत हो रहा है। मैं यही बात आपको तब से समझा रहा हूँ कि बेरोजगारी और अशिक्षा जो होती है अपराध को जन्म देती है। लेकिन आप अब ये बात आप पॉइंट रखोगे तो भाजपा वाले बोलेंगे कि कांग्रेस के टाइम में कलेक्टर था, अभी तो मैं ये हो गया। तो भैया कलेक्टर नहीं थे, लेकिन जो वैकेंसी निकलती है जाके पता कर लीजिए कि रेलवे में एसएससी का पिछले साल रेलवे का परीक्षा हुआ था, पेपर हुआ था, उसका अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाया। और एसएससी का तो परीक्षा ही नहीं हुआ, मतलब फार्म भरा गया, डेट आ गया, सब कुछ आ गया, फिर पेपर कैंसिल हो गया। तो जब आप रोजगार दोगे नहीं और आप कहते हो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। अभी हमारे कन्हैया कश्यप जी भी लाइव हैं। कन्हैया कश्यप जी ने मुझसे एक बार मेरे पोस्ट पे कमेंट किया था कि जरूरी है सरकारी नौकरी कर लो, प्राइवेट नौकरी कर लो। तो भैया जरूरी है प्रधानमंत्री बनाओ, प्राइवेट ही प्रधानमंत्री तुम रख लो, फिर चुनाव कराते क्यों हो? नियुक्ति कर लो प्राइवेट प्रधानमंत्री का। जब सरकार नौकरी नहीं देगी, महंगाई पे कंट्रोल नहीं होगा, जब महंगाई बढ़ा तो क्या नौकरी के बारे में कहते हैं कि प्राइवेट नौकरी कर लो। इनका आप बस तथ्य सुनते जाइए। महंगाई के बारे में बोलते हैं कि जो मोटा व्यापारी है वो प्याज पचा लिया है, बचा कर रख लिया, महंगा बेच रहा है। बेरोजगारी के बारे में बोलते हैं कि बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं। शिक्षा के बारे में बोल रहे हैं कि बच्चे ठीक से पढ़ते ही नहीं तो उन्हें शिक्षा कैसे मिलेगा। तो मतलब हर काम हम जब खुद ही कर लेंगे, कहने का ये मतलब है। तो सरकार के हमने ताली बजाने के लिए रखा है? फिर सरकार को भी हटा दो, हम ही को तुम प्रधानमंत्री बना दो फिर, या किसी प्राइवेट को बना दो प्रधानमंत्री। सरकार का काम होता है जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज जो भी हैं, उस पर कुल मिला के अपना कंट्रोल करना, उसका यूज करना पब्लिक बेनिफिशरी के लिए। और आदमी का बेनिफिशरी कैसे होगा? आदमी को बेनिफिट कैसे मिलेगा? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, आर्थिक मदद से, इस तरह से उसका बेनिफिट होता है। तो आप बेनिफिट दोगे नहीं, आप कहोगे खुद ही बेनिफिट कर लो, टैक्स तुम करोड़ों में वसूल करोगे, तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही उसके बीच में, असंतोष तो होना ही लोगों के बीच में। जब तक अभी आपने जीएसटी लिया, इनकम टैक्स लिया, ये लिया, वो लिया, फला ठिकाना सब लिया, लेकिन सुविधा के नाम हमें क्या दिया है? सुविधा मांगेंगे तो आप अपने सोशल मीडिया वाले आईटी सेल जो है, आर्मी जो से आप उसे ये चलवा दोगे कि ये लोग एंटी नेशनल हैं, ये लोग देशद्रोही हैं। जामिया में प्रोटेस्ट हो रहा था सीए का। प्रोटेस्ट करने किसी मुद्दे पर गलत नहीं होता है। आपने कहा कि जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो छात्र नहीं हो सकते। श्री श्री अमित शाह जी का ज्ञान था। तो श्री श्री अमित शाह जी, आप अपना पहले खुद ही याद कर लीजिए पास्ट। आप हो चाहे नरेंद्र मोदी जी जो हो, आप दोनों का राजनीतिक जीवन जो है छात्र होते ही शुरू हुआ था। आप लोग छात्र राजनीति से ही आगे आए हैं। तो जो आप छात्र राजनीति से आगे आए हैं तो बाकी छात्रों को राजनीति करने का वो परमिशन नहीं है क्या? चाहे लालू प्रसाद जी हो, रामविलास पासवान जी हो, नीतीश कुमार हो, जयप्रकाश नारायण हो, ये सब छात्र राजनीति से ही आगे आए थे। तो छात्र राजनीति जो होती है ये एक प्लेटफॉर्म होता है, ताकि जो छात्र राजनीति में आ सकते हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म होता है। आप उनको गलत नहीं बता सकते हो। तो कुल मिला के बस यही बात है मेरे कि जो मेरे सवाल यही थे कि देखिए, विरोध करने का बेसिक कारण कुछ भी नहीं है, क्योंकि एनआरसी आए चाहे सीए आए उससे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि मेरे पापा, दादा, परदादा, नाना, परनाना सबका डॉक्यूमेंट है, सबके नाम पे ज़मीन है, सबके नाम पे प्रूफ है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ लोगों को तो फ़र्क इसलिए भी नहीं पड़ रहा है कि चलो, होता है ना कि ये तो मुसलमान के लिए हो रहा है, ये तो मुसलमान के लिए हो रहा है, इससे मुसलमान को दिक्कत है, उससे मुझे क्या दिक्कत है। और कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि भारत के मुसलमान को दिक्कत क्यों होगा? तो भैया दिक्कत इसलिए होगा क्योंकि कुछ मुसलमानों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, और बहुत मुसलमान के पास नहीं होता डॉक्यूमेंट। मुसलमान क्या, हिंदू के पास डॉक्यूमेंट बहुत के पास नहीं होता है। क्योंकि कई आपदा आते हैं, कुछ ऐसा होता है जो डॉक्यूमेंट को बनाता नहीं, किसी के पास होता नहीं है, तो आप उसको देश से बाहर निकाल दोगे, फिर उसको धर्म के नाम पे अंदर ले आओगे। कहने का मतलब है कि मुसलमान को बाहर निकाल दोगे। लॉजिकली हो सकता है कि आप हो चाहे अमित शाह जी हो ये सही बात बोल रहे हो कि हाँ देश के मुसलमान को दिक्कत नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकली उन पर असर पड़ रहा है कि जो हमारे धर्म के लोग को टारगेट बनाया जा रहा है, उनके दिमाग में तो ये बात जा रहा है ना, इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है किसी भी देश के अंदर सिटीजनशिप का आधार जो है आप धर्म नहीं बना सकते हैं। वो ठीक है
कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या अफ़गानिस्तान में मुसलमान ज़्यादा हैं, वहाँ माइनॉरिटी को हम लाएं, वो आपकी आइडिया ठीक है, वो बात मैं आपकी मान लिया। लेकिन आपको वहाँ पर धर्म का उल्लेख नहीं करना चाहिए था कहीं से भी, क्योंकि धर्म का उल्लेख करने से लोगों एक साइकोलॉजिकली असर पड़ती है और आपने उसकी साइकोलॉजी से ही खेला है। इसीलिए उसको प्रोटेस्ट किया जा रहा है और उसको प्रोटेस्ट होना भी चाहिए। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, आप सही होंगे, मैं मानता हूँ बात, लेकिन आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं यूएनओ में बैठे हुए हैं, जिन्होंने कहा है कि फंडामेंटल डिस्क्रिमिनेटरी है, उन्होंने साफ साफ कहा है। ये वाशिंगटन पोस्ट है या जो भी इंटेलेक्चुअल, द गार्जियन है, न्यूयॉर्क की जो भी टेलीग्राफ वगैरह जो भी पत्रिका है, हर जगह लिखा गया है, हमारे सीए के खिलाफ में ही लिखा गया है। आप चाहें तो आप नेट पे चेक कर सकते हैं, कहीं भी चेक कर सकते हैं। बस कुल मिला के मोटिव यही था कहने का कि 3 सवाल थे मेरे। 3 देश क्यों, 6 धर्म ही क्यों, और रिलीजियस परसिक्यूशन के ही क्यों। बस चलो फिर